हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना काल में वैश्विक मंदी के चलते भारत में 10 करोड़ नौकरियों पर खतरा है। वाणिज्य मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति की बैठक में सरकार की तरफ से ये आंकड़ा पेश किया गया है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि भारत के लोग सबसे ज्यादा दूसरे देशों में काम करते हैं, लेकिन कोरोना के चलते मंदी आई, ऐसे में कुशल श्रमिकों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। हालांकि अभी ये साफ नहीं किया गया है कि किन किन सेक्टर्स में इस मंदी का सीधा असर देखने को मिलेगा और ये आंकड़ा कब से कब तक का है। इसके अलावा अमेरिका, चीन और यूरोप से होने वाले व्यापार में भी कमी की आशंका जाहिर की गई है। फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में आज करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस के सीईओ से पूछताछ होगी। धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्व मेहता समेत कुछ और लोगों से पूछताछ हो सकती है। दोपहर आज 12 बजे पादरा पुलिस स्टेशन में अपना बयान अपूर्व मेहता दर्ज कराएंगे। धर्मा प्रोडक्शन और सुशांत के बीच ड्राइव फिल्म को लेकर हुई कंट्रोवर्सी और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी में भी मुंबई पुलिस ने उनके साथ मंगवाई है। जरूरत पड़ने पर करण जौहर से भी पूछताछ हो सकती है। फ्रांस से 5 लड़ाकू राफेल विमान भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। ये विमान 29 जुलाई को हरियाणा के अंबाला स्टेशन पहुंचेंगे। फ्रांस के बंदरगाह शहर बोर्ड आस में वायुसेना अड्डे में रवाना हुए ये विमान लगभग 7000 किलोमीटर का सफर तय करके भारत पहुंच रहे हैं। भारत के 10 पायलट और ग्राउंड स्टाफ राफेल की टीम में शामिल हैं। सरकार ने राफेल की पहली आधिकारिक तैनाती लद्दाख में भारत चीन सीमा पर करने का फैसला किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर में 1 करोड़ की फिरौती के लिए मासूम बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी गई। पिपराइच इलाके के जंगल छात्रधारी के मिश्रौलिया का रहने वाला बलराम 6ठी क्लास का छात्र था। बच्चे के पिता की परचून की छोटी सी दुकान है। बलराम रविवार सुबह 10 बजे घर से दुकान के लिए निकला था, लेकिन दुकान नहीं पहुंचा। बदमाशों ने फोन करके पिता महाजन गुप्ता से 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी। फिरौती की रकम न मिलने पर बच्चे को मौत के घाट उतारने की धमकी भी दी गई थी। पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली दंगे के मुख्य आरोपी फैसल फारूक ने अपनी पत्नी का फर्जी मेडिकल बनवाकर जमानत लेने की कोशिश की है। फैसल फारूक पत्नी के ऑपरेशन का हवाला देते हुए कोर्ट में मेडिकल दे चुका था। फारूक ने अपील की थी कि उसे तुरंत अंतरिम जमानत दी जाए। कोर्ट ने दस्तावेजों की जांच के आदेश दिए। जांच में पता चला कि जिस डॉक्टर से फर्जी मेडिकल बनवाया गया था उसका लाइसेंस 1 साल के लिए निलंबित किया गया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में फैसल फारूक, उसकी पत्नी, डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पाकिस्तान के लाहौर में भाई तारू सिंह जी के शहीदी स्थान गुरुद्वारा को मस्जिद बताए जाने और इसी मस्जिद में बदले की कोशिशों पर भारत ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। भारत ने इसे लेकर पाकिस्तान उच्चायोग के सामने विरोध दर्ज कराया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि लाहौर के नौलखा बाजार में बने शहीदी स्थान गुरुद्वारे को लेकर पाकिस्तान ने कथित तौर पर दावा किया है कि ये मस्जिद शहीदगंज का हिस्सा है और इसे मस्जिद में बदलने की कोशिशें की जा रही हैं। 5 अगस्त को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर भूमि पूजन का विरोध तेज होता दिखाई दे रहा है। केरल से सीपीएम सांसद विनोय विश्वम ने भूमि पूजन के दूरदर्शन पर लाइव टेलीकास्ट का विरोध किया है। विनोय विश्वम ने सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर कहा है कि भूमि पूजन का लाइव प्रसारण धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक सौहार्द के आधार पर बने भारत जैसे देश की अखंडता के खिलाफ है। विश्वम ने यह भी आरोप लगाया कि राम मंदिर एक विवादित मुद्दा रहा है, इसलिए इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करना धर्मनिरपेक्ष देश की भावना के खिलाफ होगा। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन समारोह में देश के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को न्योता देने की मांग की है। अधीर रंजन ने कहा है कि अगर गोगोई को भूमि पूजन के लिए नहीं बुलाया जाता है तो उनके साथ अन्याय होगा। पिछले साल रंजन गोगोई की अध्यक्षता में ही सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने अयोध्या के विवाद में राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया था। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। केशव मौर्य सुबह 8 बजे लखनऊ से कार से अयोध्या के लिए निकलेंगे। सुबह 10:30 बजे वे हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि परिसर में जाएंगे। दोपहर करीब 12 बजे सर्किट हाउस में केशव मौर्य संबंधित अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा बैठक करेंगे। विकास दुबे एनकाउंटर केस में जांच आयोग के पुनर्गठन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट आज उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें कहा गया है कि आयोग के सदस्य जस्टिस शशिकांत अग्रवाल और पूर्व डीजीपी के एल गुप्ता को हटाकर
किसी और को नियुक्त किया जाए। याचिका में राज्य सरकार की तरफ से बनाई गई जांच एसआईटी में से डीआईजी रविंद्र कौर को हटाने की मांग की गई है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कैबिनेट की ऑनलाइन बैठक लेंगे। शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव हैं और भोपाल की निजी अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। कैबिनेट की बैठक सुबह 11 बजे से होनी है। बैठक में मंत्रिपरिषद के सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहीं से भी शामिल हो सकते हैं। यूपी के लखनऊ में आज से 4000 माध्यमिक शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच शुरू हो जाएगी। जांच आज से शुरू होकर 4 अगस्त तक चलने वाली है। जांच के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया है। इन 4000 शिक्षकों में राजकीय विद्यालय, एडेड स्कूल और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक शामिल हैं। आपको याद दिला दें, यूपी में अनामिका शुक्ला फर्जी डिग्री केस के खुलासे के बाद शिक्षकों के दस्तावेज जांचने का फैसला किया गया है। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की 10वीं के रिजल्ट आज जारी किए जाएंगे। रिजल्ट की घोषणा आज शाम 4 बजे होगी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। छात्र अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in और rajresults.nic.in पर देख सकते हैं। यूपी में इस बार बहनें जेल में बंद अपने भाइयों को राखी नहीं बांध पाएंगी। जेल प्रशासन ने कोरोना और राखी को देखते हुए नए नियम जारी कर दिए हैं। बहनों को इस बार राखी से 24 घंटे पहले जेल प्रशासन तक अपनी राखी पहुंचानी होगी। जेल प्रशासन 24 घंटे बाद इन राखियों को बंदियों तक पहुंचाएगा। ग्राहकों को असली और नकली सामानों में फर्क बताने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। BIS केयर नाम से लॉन्च किए गए इस ऐप से किसी सामान पर बने ISI हॉलमार्क की पूरी जानकारी मिल सकेगी। इस ऐप से सोने की शुद्धता की जांच भी की जा सकेगी। सामान नकली होने पर ऐप के जरिए ग्राहक शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। देश में लगातार कोरोना से हो रही मौतों में कमी आने से राहत के संकेत मिले। इस देश में इस समय मृत्यु दर 2.28% है। देश में अब तक कोरोना से 32,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से अब तक 9,17,567 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 31,991 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। देश में इस समय रिकवरी रेट बढ़कर 64% हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्व स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव का तबादला कर दिया है। उदय सिंह कुमावत की जगह प्रत्यय अमृत को नया स्वास्थ्य सचिव बनाया गया है। प्रत्यय अमृत इससे पहले बिहार के ऊर्जा सचिव के तौर पर काम कर रहे थे। बिहार में 2 महीने के अंदर 2 स्वास्थ्य सचिवों को बदला जा चुका है। बिहार में बढ़ते कोरोना के मामलों पर राज्य सरकार को लगातार विपक्ष के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। ओडिशा के गंजाम में बहरामपुर में कोरोना पॉजिटिव होने के शक में एक शख्स की जान चली गई। मनोज कुमार के बीमार होने पर परिजनों ने 108 नंबर पर फोन कर एम्बुलेंस बुलाई थी। एम्बुलेंस के कर्मचारियों को मनोज के कोरोना पॉजिटिव होने के शक था, जिसकी वजह से एम्बुलेंस कर्मचारी मनोज को अस्पताल पहुंचाए बिना वहां से लौट गए। मनोज को अस्पताल ले जाने के लिए परिजनों ने ऑटो रिक्शा का इंतजाम किया, लेकिन मनोज की मौत हो गई। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 4 शातिर बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। चारों बदमाश शातिर किस्म के लुटेरे बताए जा रहे हैं। ये गैंग बनाकर राहगीर में लोगों से लूटपाट कर घटनाओं को अंजाम देते थे। बदमाश दिल्ली, नोएडा, राजस्थान और हरियाणा में लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने अब तक 100 से ज्यादा लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया है। इनके पास से 21 ATM कार्ड, 9,000 रुपए और अवैध तमंचे बरामद हुए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज के बरहेट में एक युवती की पिटाई के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद आरोपी थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। थाना प्रभारी पर दलित युवती की पिटाई और उसके साथ बदसलूकी का आरोप है। मुख्यमंत्री ने डीएसपी बहरवा को कल शाम तक जांच करने और रिपोर्ट देने का निर्देश भी दिया है। रिपोर्ट मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता की सुरक्षा के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। तेलंगाना के साइबराबाद में पुलिस की स्पेशल टीम ने डबल बेडरूम का घर दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी गुथुल प्रशांत आंध्र प्रदेश का रहने वाला है, जिसने खुद को पत्रकार बताया और लोगों से पैसे लूटे। सरकार ने उसे 30 से 40 फ्लैट बेचने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ये कहकर उसने लोगों को ठगा। आरोपी ने घर के नाम पर एक शख्स से 1.5 से 2.25 लाख रुपए तक ठगे हैं।